रे ऑप्टिक्स चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 9 सीबीएसई क्लास 12 का। इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन, साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन मिरर और न्यूमेरिकल्स कुछ किए थे सॉल्व। अब इस लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। ये थर्ड लेक्चर रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ तो वही था जो रिफ्लेक्शन का था। फर्स्ट दोनों में सेम है। फर्स्ट क्या था फर्स्ट लॉ? तो द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। और रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? फेनोमेना है एक नेचुरल फेनोमेना जिसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, ये नॉर्मल लाइन है। जैसे कि अगर लाइट ऐसे आ रहा है इस तरह से, मतलब एक एयर है इधर और इधर वाटर है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने समय वो स्ट्रेट नहीं जा पाता है, ऐसे बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल लाइन है, तो सीधा नहीं जाके ऐसे नॉर्मल की ओर आ गया ऐसे, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल लाइन है। तीनों एक प्लेन में होता है, 3 डायमेंशन में नहीं होता है, तीनों एक प्लेन में। प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशनल सिस्टम है प्लेन। अब सेकेंड लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे इसी सरफेस पे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इस सरफेस पे लाइट इस तरह से आ रहा है, लाइट देखिए ऐसे इंसिडेंट हुआ है ना, इस तरफ से यहाँ लाइट आया, तो इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे ये ए बी सरफेस पे आया है, तो ए बी सरफेस से ये डॉटेड लाइन से ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये नॉर्मल है, 90 डिग्री। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री ड्रॉ किया हुआ है। तो इस नॉर्मल लाइन के साथ 90 डिग्री के साथ इंसिडेंट रे एंगल जो बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो दूसरे साइड में भी ये ऐसे 90 डिग्री ये बना दिए और लाइट जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधा गया नहीं, ऐसे बेंड हो गया ऐसे। तो बेंड होने के बाद ये कितना एंगल बनाया? R1। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। तो स्नेल ने ऐसा बताया, स्नेल्स लॉ ऐसा था कि साइन अगर आप लिखेंगे साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, तो उसका रेशियो एक कांस्टेंट आता है और ये कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। देखिए सेकेंड मीडियम वो है जिसमें रिफ्रैक्टेड लाइट जा रहा है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम कौन सा मीडियम है? जिससे इंसिडेंट रे आया है, उसको फर्स्ट मीडियम बोलेंगे। तो ये n2/n1 है, इसको लिखने का ऐसे भी लिखा जा सकता है, n21 भी लिख सकते हैं। मतलब और पढ़ेंगे क्या इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे पढ़ते हैं इसको। 2 है तो पहले 2 बोलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, यहाँ 2 लिखा है तो सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो n2/n1 होगा। और कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है। जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो लाइट का स्पीड एयर में कितना है, एयर या वैक्यूम में एक ही स्पीड होता है लगभग, तो एयर में लाइट का स्पीड कितना है अपॉन वाटर में कितना है, तो उसके रेशियो को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसी मीडियम में लिखेंगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो एयर में कितना स्पीड है लाइट का और ग्लास में कितना है उसका रेशियो निकाल देना है बस। जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 4/3, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर उसका रेशियो निकाला गया तो 4/3 आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 आएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे तो 3/2 आएगा और खुद एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, तीनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर लेना है।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए इस चैप्टर में, वो आइए देखते हैं। को ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि n21 को मैं क्या लिख रहा था, n2/n1 ऐसे लिखा था। वैसे ही अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखूं, ये देखिए 2 1 लिखे तो 2/1, तो 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लिखेंगे तो ये 1/2 लिखेंगे, n1/n2। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। तो 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड आप करके देखिए क्या आ रहा है। तो डिवाइड करेंगे n12/n12/n21 ऐसे किया, मतलब 2/1 किए, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में ये है n1/n2 और उसका n2/n1 है, n2/n1। तो ये सॉल्व करने पे n1 n2 आएगा और ये n1 ऊपर चला जाएगा क्या, और n2 नीचे आ जाएगा ऐसे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हम देख रहे हैं n12 और n21 में, कि अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे एक का, जैसे 1/n21 कर देंगे, तो n21 क्या है, n2/n1, तो 1/n21 करेंगे तो क्या आएगा, n1/n2 आ जाएगा, है कि नहीं, उल्टा आ जाएगा। तो क्या ये सेकेंड के इक्वल आ गया, सेकेंड के इक्वल आ गया कि नहीं, यानी कि एक का रेसिप्रोकल करने पे n12 करने पे 1/n21 आ जाता है ऐसे। तो इसको 9.17 एनसीईआरटी में इक्वेशन में लिखा हुआ है, 9.17 में, और ये पेज नंबर 317 में दिया हुआ है। अब ये देखिए ये कैसे आएगा, n32 को मुझे n31 और n12 का मल्टीपल लाना है। तो n31 को देखिए हम क्या लिखेंगे, n31 है, इसको हम लिख सकते हैं n3/n1 इंटू n12 है तो इसको लिखा जाएगा n1/n2। तो n1 ने n1 को कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बच गया, n3/n2। n3/n2 क्या होता है, n32 ही तो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2 n3/n2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ये हो गया। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था कन्वर्ट करना, कि एक के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एग्जांपल चलिए करते हैं इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर कुछ भी नहीं दिया है तो वो एयर के रिस्पेक्ट में है, ये मैंने बताया था 3/2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मैंने बताया था 4/3। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, मतलब कि लाइट ग्लास में जा रहा है वाटर से, एक मीडियम वाटर है और एक मीडियम ग्लास है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, ये फाइंड करना है, ट्राई कीजिए फाइंड करने के लिए। NGW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का फॉर्मूला में बताया कि ग्लास अपॉन वाटर होगा। ये जो पहले है ये न्यूमरेटर में रहेगा, जो नीचे है ये डिनोमिनेटर में रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का आंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए 3/2 है, तो न्यूमरेटर में 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 4/3, तो नीचे लिख देंगे 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा 3/2, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 3/4 हो जाएगा 4/3 की जगह पर, तो 9/8 आया। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का आंसर 9/8 आंसर होगा। अब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 आया, तो अगर वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछता है इसका उल्टा, तो n12 इक्वल टू क्या होता है 1/n21। तो n GW क्या होगा 1/n WG होगा, तो NWG हो गया, इसका रेसिप्रोकल 1/9/8 यानी 8/9 आ जाएगा। ये बात हो गया। अब उसके बाद ये दिया हुआ है फिगर 9.9 में, लैटरल शिफ्ट ऑफ रे रिफ्रैक्टेड थ्रू अ पैरेलल साइडेड स्लैब। तो पैरेलल साइडेड स्लैब यहाँ दिया हुआ है और उसमें लैटरल शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। तो कैसे होता है लैटरल शिफ्ट देखते हैं। तो यहाँ एयर से और वाटर में जा रहा है, या ग्लास ये दिया है तो ग्लास में, एयर टू ग्लास में लाइट जा रहा है, ठीक ऐसे, एयर टू ग्लास, हाँ, तो ऐसे लाइट एंटर कर रहा है। तो यहाँ जैसे ही सरफेस पे आएगा क्या उसको अलग मीडियम मिला,
बाहर एयर था, अंदर वाटर था, तो वाटर में जाते समय वो लाइट सीधा नहीं जाकर किधर बेंड हो जाता है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल ये डॉटेड लाइन है, ये वाला डॉटेड लाइन नॉर्मल है, तो लाइट ऐसे सीधे तो नहीं जाएगा, अब ऐसे नॉर्मल के पास आने लगेगा। नॉर्मल क्या है, ये वाला लाइन नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो स्ट्रेट जाना चाहिए था उसको इन एब्सेंस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, लेकिन ग्लास स्लैब है इसलिए वो नॉर्मल के पास आ जाएगा, ऐसे बेंड होकर इधर आ जाएगा, तो अब इधर चला गया, सीधे नहीं जा पाया। फिर जब लाइट यहाँ आएगा तो फिर ग्लास से और इस बार एयर जा रहा है, ग्लास से किधर जा रहा है, एयर, तो ग्लास से एयर इस बार क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट ऐसे सीधे नहीं जाकर टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स भी नहीं मुड़ेगा, इस बार नॉर्मल ये है ना, तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो ये एक्चुअल स्ट्रेट लाइन था, तो इधर नहीं आके नॉर्मल से दूर चला गया, क्योंकि इधर तो नॉर्मल था ना, तो इधर लाइट चला गया ऐसे। तो ये देखा गया कि ये दोनों जो एक्चुअल इंसिडेंट रे था, एक्चुअल इंसिडेंट रे जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, लाइट को इधर आना चाहिए था, इधर आया नहीं है, डॉटेड लाइन से इसलिए बनाया है, इधर आना चाहिए था लाइट को, लेकिन लाइट इधर आया नहीं है। तो अगर ये इधर लाइट को एक्सटेंड करें हम इसके पाथ को, एक्चुअली में लाइट उधर नहीं गया, एक्सटेंड जस्ट हम किए कि ग्लास स्लैब के एब्सेंस में आखिर होता क्या, ग्लास स्लैब अगर नहीं होता तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता। उसके लिए मैंने अगर जब ये ड्रॉ किया तो मुझे पता चला कि ये पिंक वाला लाइन, मतलब जो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार फर्स्ट सरफेस से, एक बार सेकेंड, दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जो पिंक लाइन निकला, वो ब्लैक वाले लाइन के, यानी जो ओरिजिनल पाथ था उससे पैरेलल आ जाता है। ये दोनों लाइन आपस में क्या आ जाता है, पैरेलल, ऐसे देखिए पैरेलल ये लाइन आ गया। तो पैरेलल ये कितना एक दूसरे से अवे गया पैरेलल में, उसको पैरेलल शिफ्ट बोलते हैं या लैटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये लैटरल शिफ्ट, इस चीज को क्या बोला जाता है, लैटरल शिफ्ट। तो जब ग्लास स्लैब से लाइट पास होता है तो फाइनल रे जो निकलता है ना, वो एंगल वही ये इंसिडेंट वाले एंगल के इक्वल हो जाता है, यानी ये I1 और ये R2 इक्वल होगा, जो एंगल I1 होगा वही एंगल R2 आ जाता है। लेकिन ये पिंक लाइन इस ब्लैक वाले के ऊपर नहीं आता है, ब्लैक वाले के ऊपर नहीं आता है, कुछ पैरेलल अलग जगह चला जाता है एंगल। देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल पे रहता है, उतना ही एंगल पे, लेकिन लैटरल शिफ्ट हो जाता है उसका, उस लाइन से थोड़ा पैरेलल लाइन नीचे आ जाएगा। समझ गए क्या है लैटरल शिफ्ट। so whenever light passes through a glass prism या glass slab, prism नहीं, glass slab, then final emergent angle is equal to incident angle या angle of incident, दोनों क्या होता है, equal, but rays shifted parallelly from its initial straight line path, and this kind of parallel shift of ray is also known as lateral shift. Okay, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है यहाँ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ये क्या चीज होता है, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, उसको पहले रे डायग्राम चाहिए समझते हैं, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ, उसके बाद हम लोग इसका मैथमेटिकल पार्ट भी देखेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बॉटम पे रखा हुआ है, किसी, ये वाटर या ग्लास स्लैब कुछ भी कंसिडर कीजिए, या वाटर ही समझते हैं कि रिवर है या स्विमिंग पूल है, या कुछ बकेट में नीचे कॉइन रखा हुआ है वो पे, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, तो इससे लाइट बाहर निकल रहा है, वाटर के अंदर रखा हुआ है, नदी में अंदर या तालाब में नीचे, उसके बॉटम में गिरा हुआ है एक 5 रुपीज का कॉइन। तो ये ऐसे लाइट यहाँ से आएगा, मुझे कोई ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जब वहां से लाइट आता है हमारी आंखों तक, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट चलकर ऐसे आया है ऐसे। लेकिन जो ये लाइट यहाँ आएगा, ये सीधा तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ तक लाइट ऐसे सीधा नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि यहाँ ये लाइट बेंड कर जाएगा, बेंड किधर बेंड करेगा, इधर बेंड करेगा, ये देखिए ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये डेंसर टू रेयर जा रहा है, इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया है बेंड करके। ये फर्स्ट रे हो गया। सेकेंड अगर हम देखें तो इधर से ये एक और लाइट निकला, यहाँ से कम 2 लाइट बनाना पड़ता है मुझे इमेज फॉर्म करने के लिए, तो ये रेड वाला भी ऐसे सीधे तो नहीं जाएगा, ये भी डेंसर से रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इधर चला जाएगा, ये इधर। अब ह्यूमन आई को क्या लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, टेढ़ा मेढ़ा लाइट चलता नहीं है,
हम लोग को ऐसा लगता है कि लाइट कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन। तो ये एक्चुअली में देखिए, ये रे हम इधर इधर बनाए हैं, लेकिन सच में ये आंखों के अंदर आना चाहिए। इतना बड़ा ऐसे आंख रहना चाहिए, ऐसे यहाँ आंखों में ये अंदर जाना चाहिए, तब तो मुझे दिखाई देगा, है कि नहीं। आंख के अंदर ये रे आता है यहाँ, ठीक। एक्चुअली में ये रे बहुत पास पास होता है, यहाँ यहाँ, ये समझने के लिए हम लोग इतना दूर बनाए हैं इसको, ठीक। तो अब इसको रिवर्स ट्रेसिंग देखिए करेंगे। रिवर्स ट्रेसिंग करने से ये यहाँ पे दोनों मिल रहा है, ये लाइन और ये यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे कैसा इमेज बना हुआ, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनाइए, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। तो रियल वाला ज्यादा डेप्थ में था, वर्चुअल वाला थोड़ा ऊपर मिला। तो इसको जितना रियल था उसको रियल डेप्थ बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो क्या रिलेशन हुआ इसमें, तो ऑब्जेक्ट, देखिए जब ऑब्जेक्ट डेंसर में है, डेंसर, एंड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में, ऐसा जब कंडीशन है, तब के लिए फॉर्मूला है कि रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इक्वल टू, इसमें देखिए रियल डेप्थ ज्यादा है तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे डेंसर मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। लेकिन अगर जब उल्टा होता है कि ऑब्जेक्ट ही कभी कभी क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट ही रेयर मीडियम में चला जाता है और ऑब्जर्वर डेंसर में रहता है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में, क्या इसका सिचुएशन होगा कि अगर वाटर के अंदर में एक फिश है, वाटर के अंदर में एक, चलिए बना दे रहे हैं इधर, ऐसे फिश है वाटर के अंदर, ऐसे फिश है, और वो अगर बाहर देखेगी, बाहर के दुनिया को, तो अब ये तो ऑब्जर्वर हो गया, ये तो ऑब्जर्वर हो गया डेंसर में, और ऑब्जेक्ट हो गया एक, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे मान लीजिए बर्ड, तो इस बर्ड को ये देखेगी फिश, तो इसके लिए ये दूसरा वाला कंडीशन हो गया, ये इसके लिए, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्ट तो बाहर है, रेयर में है, लेकिन ऑब्जर्वर ही खुद पानी में है, डेंसर में। तो इसके लिए ये उल्टा लिख देना है, A/R इक्वल टू म्यू डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर लिखना है। दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, जब ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा है और ऑब्जर्वर रेयर में, तो रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम रिस्पेक्ट टू रेयर। और जब ऑब्जेक्ट ही रेयर में है और ऑब्जर्वर डेंसर में है, तो इसी को उल्टा लिखना है। क्लियर हो गया कैसे है ये रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट। रिज्यूम, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर है, अब ये मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे एक 5 रुपीज का एक कॉइन है, तो यहाँ से 10 मीटर अंदर रखा हुआ है। तो बाहर से आप देखेंगे इसको, तो आपको ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है ना पानी, यहीं पे तो नहीं दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है ये कॉइन। तो इसी को क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका ये वाला डेप्थ को एपरेंट डेप्थ बोलते हैं, जो दिखाई देगा, इमेज जहाँ दिखाई देगा, और ये 10 रियल था। तो ये पूछेगा कि ये एपरेंट डेप्थ कितना होगा बताइए। तो हम फॉर्मूला लिख देंगे कि रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे डेंसर वाटर है और बाहर एयर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देंगे NW वाटर। तो रियल डेप्थ 10, एपरेंट पता नहीं है, और वाटर का 4/3 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो A इक्वल टू आ जाएगा 10/4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 30/4 जो कि 7.5 आ जाएगा। तो एपरेंट डेप्थ कितना आ गया, 7.5। और भी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इमेज शिफ्ट कितना हुआ। इमेज शिफ्ट क्या होता है, पहले यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था और अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये जो ऊपर कितना ऊपर चला गया, इस चीज को इमेज शिफ्ट भी पूछता है कभी कभी, इमेज शिफ्ट निकालिए। तो इमेज शिफ्ट होता है रियल डेप्थ में से एपरेंट डेप्थ माइनस कर दीजिए। रियल डेप्थ 10 था, यानी यहाँ से नीचे 10 पे ऑब्जेक्ट था, और हमको दिखाई दे रहा है ऊपर से 7.5 पे, यानी 7.5 पे। तो ये 2.5 जो आया, 2.5, ये इसको बोलते हैं कि इमेज शिफ्ट कर गया। ये आइटम जो आया 2.5, इसको क्या बोलते हैं, इमेज शिफ्ट। कितना इमेज शिफ्ट कर गया। तो अब हम रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, इमेज शिफ्ट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारा कुछ समझ गए। जूम रिकॉर्डिंग। फिर पेज नंबर 318 आ जाते हैं, एनसीईआरटी का 318 में, ये फिगर 9.11 में अर्ली सनराइज और डिले सनसेट के बारे में बोला है कि क्यों होता है ऐसा। तो
हॉराइजॉन बोलते हैं कि अर्थ पे जहाँ पे खड़े होकर और आप जहाँ तक देख सकते हैं उसको हॉराइजॉन बोलते हैं इस लाइन। तो यहाँ पे ये हॉराइजॉन ऐसे बोला है। ऐसे और भी लार्ज में यहाँ पे फिगर बना हुआ है ऐसे। तो हॉराइजॉन मतलब आपको यहाँ तक दिखाई देगा, ये लाइन ऐसे कर लेंगे ऐसे, तो इधर तक आप देख सकते हैं, तो इसको हॉराइजॉन बोलते हैं। इधर भी आप इतने दूर तक देख सकते हैं, तो ये सब हॉराइजॉन हो गया आपका। फिर इधर का पार्ट नहीं दिखाई देता है इधर का। तो अभी इसने एक ड्रॉ किया हुआ है हॉराइजॉन के लिए, ये लाइन ऐसे। तो अभी सन यहाँ पे है, यानी हॉराइजॉन के नीचे का पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है, यानी ये सन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इस सन से जो लाइट आएगा वो अर्थ के पास में ज्यादा डेंसिटी होता है एटमॉस्फेयर का, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम डेंसिटी होते जाता है। तो यहाँ सनलाइट रेयर टू डेंसर मूव कर रहा है। तो रेयर टू डेंसर जाने में क्या होता है कि ये जा रहा था सीधा, लेकिन डेंसर में जाने समय बेंड हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड ऐसे हो जाएगा बेंड। तो यानी ये लाइट जो सीधे जाना चाहिए था, सीधे ऐसे, वो लाइट आगे धीरे-धीरे ग्रेजुअली ऐसे बेंड होके यहाँ हम तक आ जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होते-होते। तो जैसे ही हम तक ये लाइट आएगा ऐसे, उसके बाद मुझे क्या दिखाई देता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन चल रहा है। तो मेरा ब्रेन इमेजिन कर लेगा कि अच्छा इधर से लाइट आ रहा है। ऐसे मेरी आँखों में लाइट आया यानी इधर से आ रहा होगा। तो आपको सन का इमेज यहाँ दिखाई देने लगता है। तो आपको लगता है कि सनराइज़ हो गया है, लेकिन सच में हॉराइज़न के नीचे ही सन है अभी, उसका इमेज दिखाई देता है। तो सुबह-सुबह जो सन दिखाई देता है, एकदम सबसे पहले वो उसका इमेज होता है। तो ये 2 मिनट्स का डिफरेंट होता है इसमें, 2 मिनट का डिफरेंस आता है। 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। वैसे ही सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक ये हॉरिज़ॉन के नीचे चला जाता है सन, फिर भी हमको यहीं दिखाई देते रहता है। तो 2 मिनट यहाँ एडवांस, इसमें एडवांस दिखाई देता है पहले और इसमें डिले दिखाई देता है, 2 मिनट बाद भी दिखाई देते रहता है। तो कुल मिला के 4 मिनट तक आप सन को देख सकते हैं एक्स्ट्रा। सनराइज़ से पहले 2 मिनट और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक देख सकते हैं हम लोग। ठीक? तो इसका कॉज़ पूछेगा वन लाइन में कि क्या कॉज़ है इसका, अर्ली सनराइज़ और डिले सनसेट का? तो आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। फिर एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का 9.5, द अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ? तो सन कितना डिग्री बेंड, 24 आवर है ना, तो 1 डिग्री बेंड करने में कितना लगाएगा? तो देखिए ये यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। 360 डिग्री शिफ्ट होने में 24 आवर लगता है, क्योंकि एक रोटेशन अर्थ करेगा तो 360 डिग्री मूव कर जाएगा, तो इसमें 24 आवर लगता है। तो 360 सन का पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज होने में वो 24 आवर लग जाता है। तो 1 डिग्री शिफ्ट होने पे 24/360 यानी 4 ये आर में आएगा, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 24/360 इंटू 60 करेंगे तब मिनट में आंसर आएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया और 6 और ये 4 आ गया, तो 4 मिनट आंसर आ गया। 4 मिनट में 1 डिग्री सन मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। एक्चुअली में अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अर्थ से देखने पे लगता है हर एक 4 मिनट में आपको लगेगा कि 1 डिग्री सन मूव कर गया है। फिर पेज नंबर 319 में आ गए हम लोग। आर्टिकल 9.4 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आइए इस पेज में हम लोग समझते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं यहाँ पे। तो मैं कर लेता हूँ इधर भी, अच्छा ये रहने देते हैं, फिगर 9.12 है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले यहाँ पे हम रे डायग्राम समझाएंगे आपको क्या होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे आ रहा है, अच्छा ये ध्यान देना है कि टीआईआर हमेशा तभी पॉसिबल होगा जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा। रेयर से डेंसर में टीआईआर नहीं होता है, ओनली डेंसर टू रेयर होगा तभी टीआईआर होगा, राइट। तो यहाँ डेंसर यानी वाटर से एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा है, या ग्लास से एयर में लाइट जा रहा है, या ग्लास टू वाटर मूव करेगा तो भी टीआईआर होगा, मतलब डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए वाटर है मान लेते हैं और उसमें से एयर में लाइट जा रहा है, तो ये स्ट्रेट तो जाएगा नहीं,
कैसे जाता है? तो डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये लाइट ऐसे नहीं जाकर, ऐसे तो सीधा लाइन था, ये नॉर्मल से दूर भाग जाता है, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ये नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, यानी इधर भाग जाएगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया ये लाइट, अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर अगर यही लाइट और इधर आएगा तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया, तो ये रिफ्रैक्शन एंगल भी और बढ़ जाएगा, तो ये लाइट और थोड़ा ज्यादा इधर आएगा और ज्यादा। वैसे ही एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट इतना ज्यादा बेंड कर जाएगा ऐसे कि वो अपने नॉर्मल से 90 बना लेगा, क्योंकि इसको अवे तो जाना ही है ना, अवे जाना है, तो अभी स्ट्रेट जाते जाते थोड़ा थोड़ा बेंड करते करते एक पर्टिकुलर एंगल के लिए वो पूरा 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्रिटिकल एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है, 90 हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इसी एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो डेफिनेशन लिख दीजिए क्रिटिकल एंगल का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ से लेकर इज कॉल्ड, पूरा ये लिख दिया है डेफिनेशन, क्या बात है, पूरा डेफिनेशन देखिए लिखा हुआ है, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, यहाँ से यहाँ पूरा लिख लेना है कंप्लीट, यहाँ तक। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। समझ गए क्रिटिकल एंगल क्या है? अब क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया, क्रिटिकल एंगल हम लोग समझ गए क्या है, कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आ रहा है, अब अगर इस एंगल के लिए जो रिफ्रैक्ट हो रहा है वो नॉर्मल, ये तो है नॉर्मल से अवे जाना है, तो इतना ज्यादा नॉर्मल से अवे चला जा रहा है कि ये 90 डिग्री हो जा रहा है, पूरा ऐसे प्लेन ग्रेजिंग एंगल जैसा ऐसा हो जा रहा है, तब 90 डिग्री बन जा रहा है इधर, इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। इस 90 को नहीं, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। जिस इंसिडेंट एंगल के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो गया, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है। अब अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे लाइट को सेंड कर दीजिएगा, क्रिटिकल एंगल था और उससे और ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट अगर लाइट हो गया, तो जो रिफ्रैक्ट हो रहा था अब 90 से बेचारा कहाँ जाएगा, अब तो अबे जाके 90 हो ही गया, तो अब उसी मीडियम में लौट आता है, उसी मीडियम में इधर, यानी ये रिफ्लेक्शन जैसा कुछ होने लगता है, क्योंकि सेम मीडियम में लाइट जब आता है उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन नहीं बोलकर हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, TIR। यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होने पे इंसिडेंट एंगल, लाइट सेम मीडियम में लौट आता है और वो घर को वापस लौट आया है, इसीलिए इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, नहीं रिफ्लेक्शन, क्योंकि सेम मीडियम में आने को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्रिटिकल एंगल और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से इस स्लाइड के बारे में सोचते हैं कि क्रिटिकल एंगल वाला कौन सा सिचुएशन था, ये था, ये वाला, ये रेड वाला लाइन वाले में हुआ था क्रिटिकल एंगल, और इससे आगे वाले इंसिडेंट एंगल के लिए TIR हो गया था, और इससे पीछे का सिचुएशन में खाली रिफ्रैक्शन हो रहा था, रिफ्रैक्शन। ठीक। तो यहाँ TIR के लिए अगर इंसिडेंट रे कुछ इस तरह का आया है, इंसिडेंट रे IC पे आ गया है, मतलब रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया है, 90 हो गया है यहाँ। तो अब अगर फॉर्मूला हम लिखें, यहाँ पे देखते हैं एक फॉर्मूला, को राइट कर लेना है, फिर आ जाते हैं वापस यहाँ। तो स्नेल्स लॉ चलिए लिखते हैं। स्नेल ने क्या बताया कि साइन I बाई साइन R ये होता है N2 बाई N1। साइन I, साइन I मतलब इंसिडेंट एंगल, तो इंसिडेंट एंगल इस बार IC है, तो इसको लिख देंगे साइन IC अपॉन साइन R। R मतलब दूसरे मीडियम में कितना एंगल बनाया है, दूसरे मीडियम में 90 डिग्री बना दिया है, 90 डिग्री। जब क्रिटिकल एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाता है, तो 90 कर दिए, इक्वल टू सेकेंड मीडियम कौन सा है, एयर है, तो N2 को एयर लिखेंगे, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और नीचे जो भी मीडियम है ये वाटर है, तो वाटर, देखिए यहाँ पे वाटर लिया है इसलिए हम भी वाटर ले लेते हैं, N1 वाटर ले लिए,
तो साइन आईसी क्या आ गया, ये तो साइन 91 होता है, तो 1 इधर मल्टीप्लाई होके 1 ही रह जाएगा, तो 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आईसी बाई इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया कि वाटर के लिए कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। अगर वाटर नहीं होकर ग्लास होता तो यहाँ पे उसका क्रिटिकल एंगल आता 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे मतलब ग्लास से एयर में लाइट जाता तो ये फॉर्मूला होता साइन आई सी इक्वल टू 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। जो भी मीडियम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में लिख देना है। अगर एयर के अलावे कुछ हो जाए, मतलब इधर वाट एक तरफ ग्लास हो जाए एक तरफ वाटर हो जाए, ऐसा हो जाए, तो क्रिटिकल एंगल का सिचुएशन तभी आएगा जब डेंसर मीडियम ग्लास होगा, है कि नहीं, डेंसर मीडियम क्या होगा, ग्लास। तो मुझे साइन आई सी इंसिडेंट डेंसर में होना चाहिए, साइन आई बाई साइन आर, तो ये आर वाला रेयर मीडियम है तो इसको एन आर भी लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। और ये N1 मतलब जिसमें लाइट इंसिडेंट कर रहा है वो डेंसर होना चाहिए तभी TIR होगा, तो ये डेंसर हो गया। और ये साइन R तो हमेशा 90 होगा, साइन R का वैल्यू 90 तो साइन R का वैल्यू 1 हो जाता है। तो जनरल फॉर्मूला क्या आ गया कि साइन IC होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये क्या हो गया जनरल फॉर्मूला। और ये ग्लास से एयर में जाएगा तो, और ये वाटर से एयर में जाएगा तो, और ये सबके लिए ये नॉर्मल एकदम जनरल फॉर्मूला ये वाला हो गया। क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम का इस फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग।